हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का साइंस का प्रैक्टिस सेट 6। इसकी आप सभी को एग्ज़ाम डेट बताइए कि 17 अक्टूबर है, तो अब बहुत ही कम डेज बचे हैं, तो हमें ये सारे सेट्स जल्दी ही अब कंप्लीट कर लेंगे। 5 सेट्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 6 कर देंगे तो हमारे केवल 4 सेट बचेंगे जो हम 2 वीक्स में अब कंप्लीट कर देंगे इसको। तो आप पुराने सेट्स भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, तो उससे आपको ज़रूरी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी मेरे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर कर दूँगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो को अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 746 वाट को क्या कहा जाता है। अब इसमें कहा है कि जो 746 वाट होता है वो किसके इक्वल होता है। 1 अश्व शक्ति मीन्स हॉर्स पावर के इक्वल, या 1 किलोवाट के इक्वल, या 1 पास्कल के इक्वल, या 1 जूल के इक्वल। तो जो 746 वाट होता है वो किसके इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर मीन्स 1 अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं ये पूछ लेते हैं। 7046 वॉट होते हैं। और ये किसको नापने की इकाई होती है। पावर मीन्स शक्ति को नापने की इकाई होती है। और हमें इसमें ये याद रखना है कि शक्ति की जो है एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट तो वॉट होगी और ये अश्व शक्ति जो है वो इसकी एसआई यूनिट नहीं है। पास्कल होती है दाब मीन्स प्रेशर की एसआई की इकाई, और जूल होगी कार्य की। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। तो इसमें हमें बताना है कि जो फोर्स की डेफिनेशन होती है, फोर्स की डेफिनेशन को कौन से लॉ से दिया गया था। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जो न्यूटन के लॉ के मोशन थे कितने थे 3। तो दूसरे नियम के अकॉर्डिंग, पहले नियम के अकॉर्डिंग, तीसरे नियम के अकॉर्डिंग, या न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था उसके अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कन्फ्यूजन होती है, इसमें पूछा क्या है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि बल की परिभाषा। तो जो न्यूटन का पहला नियम था वो क्या था कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो जब तक वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करा जाता है। मतलब अगर हम उस पर कोई भी बल जब तक नहीं लगाएंगे तो वो विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और यदि कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। मीन्स उसकी डायरेक्शन और उसकी जो पोजीशन है उसको हम जब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हम उस पर बल ना लगाएं। तो ये बल की जो परिभाषा है ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है, न्यूटन की गति के पहले नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर पूछा जाता कि जो बल का फॉर्मूला है F=ma, ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, ये दिया गया है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, अगर बल की परिभाषा में ये पता है कि सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है कि जो फोर्स होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो हमें लगता है कि बल की परिभाषा भी न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हमसे पूछेगा अगर ये फॉर्मूला डेराइव कौन से अकॉर्डिंग हुआ है तो दूसरे नियम के अकॉर्डिंग हुआ है। लेकिन अगर बल की परिभाषा का पूछेगा तो वो न्यूटन की गति का पहला नियम आएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो एक गेंद को हमें ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 3 सेकंड के पश्चात, विस्थापन का परिमाप क्या होगा। तो टाइम दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि 3 सेकंड के बाद विस्थापन मीन्स दूरी वही निकालनी है कि एस कितनी होगी, और जी दे रखी है इसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अगर जी की वैल्यू नहीं दी होती तो हमें 9.80 लेनी होती, लेकिन जब दी हुई है तो हम 10 ही लेंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है जब भी किसी चीज़ को ऊपर या नीचे की साइड फेंका जाता है, तो H=UT। नॉर्मल फार्मूला तो होता है H=UT + ½ GT², लेकिन जब ऊपर की साइड फेंका जाता है तो हमेशा माइनस में लगता है, तो H=UT - ½ GT²। तो H लिख सकते हैं चाहे इसको S लिख सकते हैं, दोनों में सेम ही हमारा फॉर्मूला लगता है। तो U कितना हो जाएगा 20 इंटू टाइम कितना है 3 माइनस हाफ इंटू जी कितना है 10 और टी का स्क्वायर, तो मीन्स 10 का 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 23 ज़ा 60 और माइनस हमारा हो जाएगा 45। तो 60 माइनस 45 कितना हो गया 15 मीटर। तो इसका मतलब 3 सेकंड के बाद उसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा 15 मीटर। तो सिंपली ये किससे हुआ है, हमारा न्यूटन की गति के जो 3 समीकरण थे ना,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो हमारी ये सेकंड वाली समीकरण से हुआ है, जो होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन जब भी हमारे को ऊपर या नीचे फेंका जाता है, h या s तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी ऊपर की साइड फेंका जाएगा तो हमेशा साइन माइनस का होगा, और जब भी नीचे की साइड फेंका जाएगा तो साइन हमेशा प्लस का होगा। तो सिंपली फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल देंगे इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 104, जिसका तापमान लिया जाना है। अगर किसी चीज़ का हमें टेम्परेचर मेज़र करना है, उसे स्पर्श किए बिना, उसे टच किए बिना जिस उपकरण में उसका तापमान मापा जा सकता है। अब इसका मीनिंग क्या है कि ऐसी कौन सा तापमापी होता है जिसमें हमें टच भी ना करना पड़े और उससे हम टेम्परेचर भी मेज़र कर सकें। अब जैसे हम ही हैं, थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, तो हम अपने मुंह में इसको लगाते हैं, टच तो करते ही है ना, बिना टच किए नहीं पता चलता। तो ऐसा कौन सा तापमापी होता है जिसमें इस टाइप की सेंसिंग होती है कि वो बिना टच किए ही उसका टेम्परेचर देख लेता है। तो ये होता है विरक्त या अवरक्त पायरोमीटर। ये रिमोट सेंसिंग प्रकार का एक थर्मामीटर होता है। इसमें सतह को नापने, जो कोई सतह है सरफेस, उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इस टाइप के आजकल बहुत सारे पायरोमीटर उपलब्ध हैं। तो इसमें टच नहीं करना पड़ता, ये बिना टच किए ही इसको नाप लेता है टेम्परेचर को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। तो हमें देखना है कि ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होगा। तो ध्वनि का जो वेग या चाल जो भी है वो हमेशा माध्यम के अकॉर्डिंग होती है। जैसे जितना ही घनत्व माध्यम का अधिक होगा, तो घनत्व माध्यम का जितना अधिक होगा उतनी ही ज़्यादा चाल होती है हमेशा। तो मीन सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। तो जल तो हो गया, द्रव इसमें भी सही होगी, कांच में, कांच हो गया ठोस, इसमें तो होगी ज़्यादा, इस्पात भी ठोस हो गया। लेकिन जो वायु है इसमें यही वायु क्या है, गैस। तो सब में से ये द्रव हो गया, ये ठोस हो गया, ये भी ठोस हो गया। तो सबसे कम किस में होगी, वायु में। और पूछा जाता सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे ज़्यादा होती है इस्पात में। नेक्स्ट है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब कोई भी हम कार या बाइक चलाते हैं तो उसमें आगे का मिरर लगा होता है ना, जिससे हम पीछे का देखते हैं कि पीछे कौन आ रहा है। तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, बड़े को, जिससे कि कोई बड़ी चीज़ है उसे छोटा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो पीछे वाला इंसान आ रहा होता है वो तो काफ़ी बड़ा होगा, दूर तक का, तो वो आगे जिससे कि मिरर में छोटा दिखाई दे, इस वजह से हम किसको यूज़ करेंगे, उत्तल दर्पण को। और जब हमें किसी चीज़ को छोटी को बड़ा देखना होगा तो यूज़ करेंगे अवतल दर्पण में। जैसे जब वो जो पार्लर में यूज़ होते हैं या फिर जो नाई होता है वो यूज़ करता है ये सारे अवतल दर्पण में। नेक्स्ट 107, किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष पहले तो होता क्या है, जिसमें हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है अवतल दर्पण। इसमें अब कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से ही पता चल जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है तो निकट का दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोधक हैं, दो रेजिस्टेंस 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में, मीन्स सीरीज में जुड़े हुए हैं और 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी। तो जब भी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो हमें डायरेक्ट आर क्या निकाल देना होता है, 10 + 20। तो कितना आ जाएगा, पूरा प्रतिरोध 30 ओम। अब हमें दिया हुआ है विभवांतर, दिया हुआ है मतलब वोल्टेज, और विद्युत धारा निकालनी है। तो V = क्या होता है, IR। तो V कितना है, 6, I हमें निकालनी है और R कितनी है, 30। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/30। 6/30 मीन्स 1/5, तो कितनी होगी, 0.2 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा सिंपल ऑप्शन ए, 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट है, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोनों को दुगना कर दिया जाता है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। अब इसे भी हम यही ओम का नियम से ही करेंगे। ओम का नियम क्या कहता है, V = होता है IR। अब V को भी अगर दुगना कर दिया जाए और I को भी दुगना कर दिया जाए तो 2V = 2I। तो यहाँ पर जो नया R होगा वो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तब भी जितना R पहले था उतना ही R अब भी रहेगा क्योंकि दोनों को ही दुगना किया गया है। तो परिपथ का प्रतिरोध जो है वो समान रहता है। अगर सिर्फ एक को दुगना किया जाता तो फर्क पड़ता, लेकिन दोनों को ही दुगना किया गया तो 2 से 2 कट होके वो समान ही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का
उदाहरण है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जब उसे मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा विद्युत पंखा। तो विद्युत पंखे से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक मतलब कलेक्टर। एक उत्तरी गोलार्ध मीन्स नॉर्थ स्पेयर में रखा हुआ है, आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित दिशा में झुका हुआ होता है। तो अगर कोई उत्तरी गोलार्ध में, ये नॉर्थ हो गया, इसमें कोई अगर समतल प्लेट रखी गई है तो वो हमें किस दिशा में झुकी हुई दिखाई देगी। तो पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिज्म चुंबकत्व का गुण होता है, तो इसीलिए पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है। तो अगर वहाँ पर पृथ्वी पर अगर हम कहीं भी कोई चुंबक खड़ी करते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो हमें जब उत्तरी गोलार्ध में रखी गई है तो ये हमेशा जो झुकी हुई नज़र आएगी वो हमें दक्षिण दिशा में आएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पिस्तौल। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। तो एक ना एक क्वेश्चन ये इन्वेंटर के ऊपर भी ज़रूर पूछा जाता है कि किसने आविष्कार किया है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो पिस्तौल का आ जाएगा सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ क्या होता है? एक्सरे को देखने के लिए? नहीं। इसका उपयोग दवाओं के लाभ के प्रेक्षण के लिए? ये भी नहीं है। इसका उपयोग अंग विच्छेदन के लिए? ये भी नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ क्या होता है? जो माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास होता है तो उसकी देखरेख के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी से जो भ्रूण की जांच और उसमें जो भी कोई अगर ऐसे होती है ना, कुछ बच्चों में जन्मजाति दोष होते हैं तो उनका पता इसी में ही लगाया जाता है और इसी के द्वारा, और उनकी वृद्धि सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उन्होंने दिया था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि परमाणु दृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो किसी भी परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो जल को शुद्ध बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स परासरण। तो ये जो आरओ होता है जिसमें शुद्ध पानी निकलता है फिल्टर करके, तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया ही यूज़ होती है जिससे कि पानी में से जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह उन्हें दूर करके शुद्ध किया जाता है। अब परासरण का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड जाते हैं, ये भी याद रखना है। और जो व्युत्क्रम परासरण होता है उसमें क्या उल्टा होता है कि वो हाई कंसंट्रेशन से उसमें लो कंसंट्रेशन की साइड जाते हैं। नेक्स्ट है कि एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने कोश होते हैं हमारे? के, एल, एम, एन, 4 कोश होते हैं। सब में हमारा किस टाइप से फॉर्मूला लगता है? इसका होता है 1, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमें सिंपली फॉर्मूला याद रखना होता है 2n²। बस जिसकी हमें वैल्यू चाहिए होती है उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। अब n की कितनी वैल्यू है? 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32। तो हमें पता चल गया कि n कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 32। बस सिंपल हमें 2n² याद रखना होता है और जिस भी कोश का हमसे पूछेंगे उसमें n की उसकी वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट है जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? शून्य से ही पता चल गया, परम शून्य तापमान। तो जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा उसे परम शून्य तापमान बोलेंगे। नेक्स्ट है क्षार। जो बेस होते हैं वो सूचक मीन्स जो इंडिकेटर्स होंगे उनके रंग को किस रंग में बदल देते हैं? तो जो क्षार है वो हमेशा लाल रंग को नीले रंग में बदल देते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन पी। और जो एसिड अम्ल होंगे वो क्या करते हैं? वो हमेशा नीले को लाल रंग में बदल देते हैं। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? तो इसमें पहला तत्व तो ऐसे हमें पता है कि वो हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें पूछा है कि पहला धातु तत्व कौन सा है। तो पहला जो धातु तत्व होता है वो क्या होता है? लिथियम। तो ये, और अगर पूछा जाए कि पहली अधातु तत्व कौन सी है, तो पहली अधातु तत्व आ जाएगी हाइड्रोजन। या सिंपल पूछा जाता है पहला तत्व कौन सा है, ना तो धातु लिखा गया ना अधातु लिखा गया तो भी हाइड्रोजन आता है, लेकिन अगर धातु लिखा गया है तो आंसर लिथियम ही होगा। फॉस्फोरस
फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फॉस्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर फॉस्फोरस को खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, तो उसमें वो ईज़िली जो है फायर को कैच कर लेती है, तो जिससे कि वो आग पकड़ने से बच सके, इसीलिए उसको पानी में रखा जाता है। और इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? लहसुन के जैसी होती है और ये एक विषैला पदार्थ होता है। नेक्स्ट है सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत क्या है? अब जो लेड पेंसिल बोलते हैं हम, जिसमें लेड लगाते हैं आगे से वो पीछे से उसमें निकाल के, तो उसको बोलते तो लेड पेंसिल है, लेकिन उसमें जो लेड सीसा होता है वो 0% होता है, क्योंकि वो जो पेंसिल होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। तो इसमें हमें हमेशा याद रखना है कि जो लेड पेंसिल होगी उसमें लेड जो है 0% होता है, ग्रेफाइट होता है उसमें केवल। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब इससे पता चल गया हमारा इसमें आयोडीन है नहीं है, हाइड्रोजन है नहीं है, ब्रोमीन है नहीं है, क्या है इसमें? क्लोरीन। तो इसमें क्या ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरीन। इसका उपयोग जो है जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है और क्लोरीन एजेंट इसमें विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है किसको मार्श गैस भी कहा जाता है? तो मार्श गैस कहा जाता है मीथेन को। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH4। ये एल्केन श्रेणी का होता है और यह दलदली स्थान जो सड़े गले पौधे से प्राप्त की जाती है मीथेन गैस। नेक्स्ट है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल। तो जो धारा प्रवाहित करने के लिए लिक्विड जो फ्लूइड यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट या हिंदी में बोल सकते हैं विद्युत अपघटन। इसी से ही विद्युत चालक जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है पानी में अम्लीय क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो जब हम वाटर के साथ किसी एसिड या फिर बेस की रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से क्या निकलेगी? ऊष्मा। तो उसको क्या बोला जाएगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक। क्षेपी है तो मीन्स निकल रही है और शोषी है तो मीन्स एब्जॉर्ब कर रही है, इससे याद रखना है। तो इसमें हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। और एनर्जी फैक्ट्री किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जीवितक भी है, कोलोकाइमा भी है और स्क्लेरन काइमा भी है, लेकिन जो जाइलम है वो कैसा होता है? जटिल ऊतक होता है। और ये क्या काम करता है? पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट है कौन सा आनुवांशिक विकार है? मीन्स जेनेटिक रोग कौन सा है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है? तो वो है इसमें थैलेसीमिया। जो थैलेसीमिया होता है यह एक आनुवांशिक विकार है। ये बच्चों को अपने माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलता है। और ये किससे रिलेटेड डिसीज़ होती है? ब्लड से रिलेटेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो बहुविखंडन द्वारा कौन सा करता है? इसमें प्लाज्मोडियम। जो हाइड्रा है वो भी बहुविखंडन द्वारा नहीं करता, ना ही प्लेनेरिया ना स्पायरोगायरा। तो बहुविखंडन द्वारा इसमें आ जाएगा प्लाज्मोडियम। यह एक साथ इसमें ये जो बहुविखंडन का मतलब है ये एक साथ बहुत सारी संतति मीन्स बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। और ये कौन से पार्ट में आता है? प्रोटोजोआ। ये भी याद रखना है, प्रोटोजोआ में। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? अब मार्सुपियल्स होते क्या है? शिशुधानी। शिशुधानी इनमें से कौन से होंगे? कंगारू। ये इसके अंतर्गत आते हैं। इस उपवर्ग के अंदर ये होता है कि मादा प्राणियों के पेट पर एक थैला सा रहता है। तो कंगारुओं को हमने देखा है कि उनका एक पेट पर एक थैली सी रहती है जिसमें नवजात शिशु उनके विकसित होते हैं। और कंगारू के जो शिशु को क्या कहा जाता है? जोई, या इंग्लिश में बोल सकते हैं JOE। नेक्स्ट है रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम ये सब होते हैं। तो वो कौन सा होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड के अंदर होता है। ये 92% इसमें वाटर ही होता है। और ये कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। और फ्लूइड होता है बिल्कुल साफ चिपचिपा और ट्रांसपेरेंट होता है। हमारे ब्लड में 60% जो है वो प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा में खुद में 92% वाटर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन
गैस। N2 नाइट्रोजन गैस छोड़े हुए श्वास में शामिल होता है। फेफड़े का काम क्या होता है हमारे शरीर में? लंग्स का शरीर के अंदर वायु खींचकर हमें ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। और उसी में जब बाहर निकलती है तो ये तो हमें पता ही है, CO2 तो निकलती है और उसके साथ साथ उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। नेक्स्ट है रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ पर दृष्टि सर्वाधिक होती है, तो जहाँ हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है उस पार्ट को कहते हैं गर्दिका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो जो मसल्स को बोन से जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे? शिरा। शिरा को इंग्लिश में बोलेंगे टेंडन। तो मांसपेशियों को जो बोन से जोड़ेगा उसको बोलेंगे टेंडन, और जो बोन से बोन को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलेंगे हम लीगामेंट। तो ये याद रखना है, बोन से बोन को लीगामेंट जोड़ते हैं और मांसपेशी को बोन से मीन्स मांसपेशियों को हड्डियों से किससे जोड़ा जाता है? शिरा मीन्स टेंडन। नेक्स्ट है ADH का पूरा नाम। तो ADH की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है कि क्या होगी? तो ADH की फुल फॉर्म होगी इसमें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये क्या होता है कि ये क्या करता है? जो हमारी किडनी होती है उसमें वाटर की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होगा? वृषण में, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? नर से रिलेटेड मीन्स मेल से रिलेटेड है, तो हमारा किस में आ जाएगा? ये वृषण। नेक्स्ट है मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? तो मादा प्रजनन कोशिका क्या होती है? मेन जो मादा प्रजनन कोशिका है वो होती है अंडा, और शुक्राणु क्या हो जाएगा? ये मेल का। नेक्स्ट है DPT के उपयोग से रोकथाम होती है। तो DPT का जो टीका लगाया जाता है वो किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया या फिर टिटनेस, इन सब के में दोनों के में ही DPT का ही टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है इलीसा निम्नलिखित में से क्या है? तो इलीसा हमने सुना है कि इलीसा क्या होता है? ये टेस्ट होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है? एड्स का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है इलीसा। अब एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यह किस वायरस की वजह से होता है? HIV की वजह से होता है, और या तो लैंगिक संपर्क की वजह से या फिर कोई इन्फेक्टेड सुई या रक्त के द्वारा ये माता से बच्चे में भी फैल जाता है। तो इसका पता लगाने के लिए इलीसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस क्या होता है? ये एक संक्रामक रोग है जो किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। इसमें कौन संक्रामक रोग में कोई से भी आ सकते हैं, जो प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु या वायरस इन सब की वजह से होते हैं। तो ये मेलियोडोसिस भी एक संक्रामक रोग भी है। नेक्स्ट है ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे कवक जो अपने खाने के लिए कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एंटोमोपैथोजोनिक। तो जो कीड़ों पर निर्भर रहेंगे उनको बोला जाएगा एंटोमोपैथोजोनिक। नेक्स्ट है आवर्तबीजियों के प्रजनन अंग किस में होते हैं? तो जो आवर्तबीजी होते हैं उनके प्रजनन अंग किस में होंगे? उनके फ्लावर्स में। तो इसमें हमेशा वो पौधे शामिल किए जाते हैं आवर्तबीजियों में जिसमें उनके बीज जो है हमेशा फूल के अंदर ही होते हैं। इसमें आते हैं ये तीनों टाइप के होते हैं, जैसे शाक जो हर्ब्स होते हैं, और श्रब्स होते हैं, और ट्रीज। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा हमें देखनी है कि किस चीज़ में निर्मित होती है। तो परिसंचरण में नहीं, परिसंचरण में तो ये होता है कि एक जगह से जैसे खाना या भोजन, या फिर हम कह सकते हैं रक्त को पहुंचाना, तो ये भी नहीं होगा। पाचन, सिंपल डाइजेशन, उत्सर्जन, ये निकालना, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो ये होगा वेस्टेज को निकालना। तो ऊष्मीय ऊर्जा किससे रिलेटेड होती है? हमारी श्वसन, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हमारा हम एनर्जी इसी के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंचती है। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो ऐसा पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है कौन सा है? केला भी बढ़ता है, गुलाब भी बढ़ता है, नारंगी भी बढ़ता है, लेकिन पपीता जो है वो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो कायिक प्रवर्धन होता क्या है? जैसे अगर हम किसी पौधे को उगाने के लिए बीज डाल देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसका बीज डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसकी जड़ लगा दी या तना, पत्ता कुछ भी लगा देंगे तो वो पौधा अपने आप ही बढ़ने लगता है। तो ये केला, नारंगी और गुलाब में तो पाया जाता है, लेकिन
पपीता जब ही होगा जब उसका बीज डाला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक मीन्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जो हम खुशबू से ही पहचान लेते हैं। जैसे कुछ लोग, वैसे तो हम लिटमस यूज़ करते हैं इंडिकेटर के लिए, या और टर्मरिक वगैरह हल्दी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो लोग अंधे होते हैं तो उनके लिए, जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर्स, ताकि वो खुशबू से ही पहचान सके। तो इसमें होता है वेनीला, एक तो वेनीला होता है और एक और होता है ओनियन। ये भी अगर ऑप्शन में हो तो एक तो ओनियन और वनीला। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। तो पेसमेकर का आविष्कार किया था जॉन हॉब्स ने। बस ये याद रखना है इसमें मेन कि पेसमेकर का आविष्कार किया था जॉन हॉब्स। और ये जो अर्ल डिक्सन है, इन्होंने यूज़ किया था, जो हम बैंडेड यूज़ करते हैं चोट लगने पर, तो वो उसका आविष्कार किया था अर्ल डिक्सन ने। नेक्स्ट है, डॉक्टर सलीम मौजूद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो डॉक्टर सलीम मौजूद्दीन अली थे, ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, पक्षी विज्ञानी, और इन्हें ही वर्डमैन भी बोला जाता है। इसी वजह से इन्हें, अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्डमैन किसको बोला जाता है, तो सलीम अली को। और ये क्या थे, पक्षी विज्ञानी। इन्हें इंडिया का वर्डमैन बोला जाता है। इन्होंने ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया था, इसीलिए इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। नेक्स्ट है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है। जैसे पौधों में कुछ कार्बोहाइड्रेट इस टाइप से होते हैं कि वो तुरंत उनका यूज़ नहीं करते, तो वो किस रूप में उनको स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये इसका मोनोसैकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज। जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलते चले जाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, स्टार्च। और ये सिर्फ किस में पाया जाता है, पादपों में, मीन्स पौधों में। नेक्स्ट है, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कि अपना मोटापा का, शरीर का मोटापा नापना है तो किसका यूज़ किया जाएगा, BMI। BMI का मीनिंग क्या होगा, इसमें बॉडी मास इंडेक्स, इसका यूज़ किया जाता है। यह बताएगा कि शरीर की लंबाई की तुलना में कितना वजन हमारे लिए होना चाहिए। तो अगर किसी का BMI 20 से भी कम आता है तो मीन्स वो अंडर नरिश्ड है, कि उसका वजन बहुत ही ज़्यादा कम है। और 20 से 25 के बीच में आता है तो मीन्स स्वस्थ है, वो हेल्थी प्यूपिल है। और 26 से 30 के बीच में आता है तो ज़्यादा वजन है। और जब 30 से भी बहुत 30-40 से ज़्यादा होगा तो मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा मोटा इंसान है। तो ये BMI से हम अपना ये देख सकते हैं कि हम मोटे हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है कि क्या होगा इनका मिलान। त्वचा किस चीज़ में आएगी, त्वचा होती है एपिथीलियम। जहाँ भी त्वचा हो तो हमेशा एपिथीलियम से मैच करना है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। तो फर्स्ट का हो गया हमारा B। फिर उपास्थि क्या होगा, जोड़ों की सतह। तो जो जोड़ हमारे होते हैं उनकी जो सतह को बोला जाता है उपास्थि। तो B का सेकेंड का हो जाएगा D। फिर है कंकालीय मांसपेशियाँ क्या होंगी, स्टेटेड मसल्स। तो इसमें मांसपेशियों से ही पता चल रहा है कि मसल से ही रिलेटेड होगा, तो 3 का हो जाएगा C। फिर है सबक्यूटेनियस परत। तो ये क्या होती है, एक बसीय ऊतक, मीन्स एडिपोज टिश्यू। तो ये हो जाएगा 4th का A। तो हमारा आंसर होगा BTCA। तो आंसर होगा ऑप्शन C। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो या किसी में भी डाउट लग रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ लीजिएगा, और वहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।